ये गुप्त नेटवर्क पुतिन के यूक्रेन आक्रमण की नींव है। संदिग्ध जहाज दुनिया भर में घूमकर खरीदारों तक अवैध तेल पहुंचा रहे हैं और पैसा युद्ध मशीन को भेज रहे हैं। ये रूस का सबसे कीमती हथियार है, लेकिन फ्रांस ने बिना गोली चलाए दिखा दिया कि इसे कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। अटलांटिक महासागर की गहराई में फ्रांस ने अभी कुछ ऐसा बड़ा किया है कि पुतिन गुस्से से तिलमिला उठे हैं। एक शैडो फ्लीट टैंकर नष्ट हो गया है। फ्रांस अब वही शिकारी है जिसकी यूक्रेन को जरूरत थी। अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहे तो ये सिर्फ शुरुआत है। ये सब 31 मई की सुबह शुरू हुआ था। दिन के शुरुआती घंटों में टैगोर नामक एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरा। पहली नज़र में टैगोर आम टैंकर जैसा ही दिखता था। ऐसा नहीं था। जहाज की धुंधली सतह के नीचे देखने पर पता चलता है कि यह उन कई जहाज़ों में से एक है जो शैडो फ्लीट का हिस्सा है। रूसी जहाज़ों का एक नेटवर्क जो अन्य देशों के झंडे के नीचे चलकर रूसी तेल को दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। यही काम टैगोर कर रहा था। जहाज कैमरून के झंडे के नीचे चल रहा था जब वह अपनी यात्रा कैमरून के ही शहर लिम्बे की ओर जारी रखे हुए था। फिर भी इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन टैगोर कैमरून का नहीं है। इसका संबंध मोहम्मद हुसैन शामखानी से है, जो पेट्रोलियम शिपिंग के बड़े कारोबारी हैं और उन पर रूस ईरान सरकारों की मदद के लिए तेल ले जाने का संदेह है ताकि वे प्रतिबंधों से बच सकें। शामखानी अली शामखानी के बेटे भी हैं, जो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार थे, इससे पहले कि उनकी मौत हो गई जब वे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों में एक बंकर बस्टिंग बम का सामना करते हुए मारे गए। टैगोर साधारण ऑयल टैंकर नहीं है, बल्कि ऐसा जहाज है जिसे जल्द सेवा से हटाना जरूरी था। अटलांटिक महासागर में यात्रा करते समय टैगोर के चालक दल ने सोचा होगा कि उन्होंने फिर एक और चाल चलने में कामयाब हो गए हैं। फिर वो हुआ, या सही कहे तो फ्रांस हुआ। एक फ्रांसीसी जहाज आया और टैगोर की चालाकी पकड़ी गई। फ्रांसीसी नाविकों ने जहाज पर चढ़ाई कर कप्तान को गिरफ्तार किया और जहाज अपने कब्जे में लिया। ये पूरी कहानी नहीं है। ऑपरेशन के कई विवरण गुप्त हैं, हालांकि कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। कीव पोस्ट के मुताबिक अब हमें टैगोर के गंतव्य और उसके आने की जगह की भी जानकारी है। जहाज मुरमांस्क रूस से आ रहा था, जिससे साफ है कि ये कैमरून का नहीं था, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो। ये जहाज रूस से अवैध माल ले जा रहा था। फ्रांसीसी अटलांटिक समुद्री प्रीफेक्चर ने बताया कि जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में फ्रांस के ब्रिटनी प्रायद्वीप से 400 समुद्री मील पश्चिम गहरे समुद्र में रोका गया था। रूस के इस संदिग्ध जहाज पर जब उसे पकड़ा गया, उस समय उसमें 23 क्रू सदस्य थे और उन्होंने फ्रांसीसी क्रू द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया, जिनके तहत उन्हें अंततः हिरासत में लिया गया। शैडो फ्लीट जहाज़ों में यही नियम है, पकड़े जाओ तो चुप रहो। पुतिन नहीं चाहते कि रूस की गुप्त तेल आपूर्ति की चर्चा हो। फ्रांस की भूमिका बस इतनी ही है इस गिरफ्तारी में, लेकिन कहानी में और भी है। ये सब संभव नहीं था अगर फ्रांस ने बीटल्स से प्रेरणा और दोस्तों से मदद न ली होती। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद एक और देश जिसने उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई ने इस ऑपरेशन में फ्रांस को हेलीकॉप्टर देकर मदद की। बीबीसी के अनुसार यूके रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसने टैगोर को पकड़ने में फ्रांस की मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया था। फिर से जानकारी बहुत कम है। हमें पता है कि जहाज को जब्त करते समय कोई गोली नहीं चलाई गई थी। यूके ने बताया कि हेलीकॉप्टर पहले HMS समरसेट पर था और फ्रांसीसी अभियान के समर्थन में ट्रैकिंग व निगरानी में शामिल था। यह समझ में आता है, एक हेलीकॉप्टर घंटों तक शैडो फ्लीट के जहाज के ऊपर मंडरा सकता है और लगातार उसकी स्थिति उन आने वाले जहाज़ों को बता सकता है जो उस नियम तोड़ने वाले जहाज को पकड़ना चाहते हैं। संभवतः यही 31 मई को हुआ। यूके ने ट्रैक किया, फ्रांस ने गिरा दिया। फ्रांस रूस की शैडो फ्लीट को रोकने में माहिर होता जा रहा है और उसे टैगोर के मामले में ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये जहाज बार बार नियम तोड़ता है। फ्रांस और कई अन्य देशों को ये कई सालों से पता है। यूरो मैदान प्रेस के मुताबिक ये जहाज अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ की पाबंदियों में है और यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी इसे शैडो फ्लीट का हिस्सा मानती है। ये पहले गिनी के झंडे के तहत चल चुका है,
जिससे रूस का यह दावा सवालों में है कि ये कैमरूनियन जहाज है। टैगोर ने कई देशों की यात्रा की। रूस के बाल्टिक बंदरगाहों से थाईलैंड, भारत, वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई तक गया। टैगोर रूस के लिए अहम जहाज था। अब उसके जाने से रूस नाराज है। पुतिन के पसंदीदा प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 31 मई को फ्रांस के काम पर काफी कुछ कहा है। हम इन कार्यों को अवैध मानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती के करीब है, पेस्कोव ने घोषणा की। इससे पहले कि उन्होंने यह अस्पष्ट दावा किया कि रूस अपने माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। ओ दिमित्री, तुमने सब बता दिया। ये शैडो फ्लीट टैंकर है जो कैमरून का होना चाहिए था। तुम सीधे नहीं कह सकते कि जहाज का माल रूसी है, जब तक कि तुम नहीं चाहते लोग जाने कि इस जहाज और इसकी यात्रा दोनों से जुड़ी हर चीज गैर कानूनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 1 जून को एक्स पर पेस्कोव की बकवास का शानदार जवाब दिया। मैक्रों ने कहा, यह अस्वीकार्य है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करे, समुद्री कानूनों का उल्लंघन करे और उस युद्ध को फंड करे जो रूस पिछले 4 सालों से यूक्रेन के खिलाफ चला रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री नेविगेशन के नियम न मानने वाले ये जहाज पर्यावरण और सबकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। तुम्हें कदम उठाना होगा रूस। यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस अपने माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब क्या करेगा जब माल फ्रांस के कब्जे में है। अब तक रूस ने सिर्फ इतना किया है कि उसने उस दल के बारे में जानकारी मांगी है जिसने टारगोर को हिरासत में लिया और यह शिकायत की है कि उसे फ्रांस द्वारा जहाज के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया है। ये शायद ही वो ताकतवर प्रतिक्रिया है जिसका संकेत पेस्कोव दे रहे हैं, लेकिन ये नाटो देशों के खिलाफ रूसी धमकियों के लिए आम बात है। बहुत ज्यादा शोर और बहुत कम असर। अगर रूस टारगोर और उसके दल का भविष्य जानना चाहता है तो उसे ज्यादा तलाशने की जरूरत नहीं। जैसा पहले बताया था, फ्रांस शैडो फ्लीट टैंकरों से निपटने में माहिर होता जा रहा है। ये दावा यूं ही नहीं है। फ्रांस के पास ऐसी घटनाओं का बढ़ता रिकॉर्ड है जिससे रूस को उसके अवैध जहाज और दल के भविष्य की पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाने वाली बात है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। क्या आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं? बहुत बढ़िया। याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर दिन ऐसे वीडियो प्रकाशित करते हैं। सितंबर 2025 से फ्रांस ने टैगोर समेत शैडो फ्लीट के 3 और टैंकरों पर भी ऐसे ही बोर्डिंग ऑपरेशन किए हैं। सबसे पहले बोरूची था, जहां फ्रांस ने सितंबर में बोर्डिंग की। वह जहाज पश्चिम अफ्रीका के छोटे देश बेनिन के झंडे के तहत चल रहा था। जहां तक जहाज के कप्तान की बात है, वह चीनी था। कुछ तो गड़बड़ है वहां। हालांकि पॉलिटिको की 30 मार्च की रिपोर्ट में झांग जी चेन नाम के कप्तान का अंजाम दिखाता है कि टैगोर के कप्तान के साथ भी यही हो सकता है। मार्च में फ्रांसीसी अदालतों ने चेन को फ्रांसीसी अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने का दोषी ठहराया, जब स्पेशल फोर्सेज ने सेंट नाजेर के पानी में उनके जहाज पर छापा मारा। उस समय बोरूची जहाज पर लगभग $100 मिलियन का रूसी तेल था और साथ ही 2 रूसी नागरिक भी सवार थे, जिन्हें चेन केवल सुरक्षा एजेंट के रूप में पहचानते थे। चेन को उनके अपराध के लिए गैर मौजूदगी में 1 साल जेल और $1,75,000 जुर्माना सुनाया गया। अगर पेस्कोव और रूसी दूतावास टारगोर व उसके चालक दल के भविष्य के बारे में जानना चाहे तो यह सजा काफी संकेत देती है। बोरूची की गिरफ्तारी ने फ्रांस को हरकत में ला दिया। कुछ महीनों बाद जनवरी में फ्रांस ने फिर वही किया। इस बार निशाने पर ग्रिंच नाम का एक कुख्यात जहाज था। एक और शैडो फ्लीट जहाज ग्रिंच, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थे, भारतीय कप्तान द्वारा मुर्मांस्क बंदरगाह से भूमध्य सागर की ओर जा रहा था, जैसे टारगो गया था। इस बार रूसी जहाज कोमोरोस द्वीप समूह के झंडे के तहत चल रहा था। जहाज अंत में मार्सेई के पास एक फ्रांसीसी बंदरगाह पर निगरानी में लंगर डाले रखा गया। लगता है फ्रांस ने ग्रिंच को उसके मालिक द्वारा कई $मिलियन का जुर्माना भरने पर रिहा कर दिया। मॉस्को टाइम्स का कहना है कि फरवरी में फ्रांस ने एक संदिग्ध शैडो फ्लीट जहाज को रिहा किया जो बोरूची नहीं था। रूस के एक और संदिग्ध जहाज का मार्च में अंत हुआ। इस बार
ये एक जहाज था जिसका नाम डाना था, जो निकल रहा था, आपने सही पहचाना, मुरमांस्क से, इस बार मोजाम्बिक का झंडा लिए हुए। आप शायद यहाँ कुछ पैटर्न देखना शुरू कर रहे होंगे, खासकर उन बंदरगाहों के मामले में जिनका रूस इस्तेमाल करता है और अफ्रीकी देशों का शोषण करता है ताकि उसकी शैडो फ्लीट्स रडार के नीचे चलती रहें। डाना के लिए ये चालाकी काम नहीं आई। इसका भी वही हश्र हुआ जैसा पहले 2 जहाज़ों का हुआ था, और उस जहाज का भी जिस पर फ्रांस ने 31 मई को छापा मारा था। फ्रांस का यहाँ एक दिलचस्प हिट रेट चल रहा है। 2026 में इस देश ने हर 2 महीने में एक शैडो फ्लीट टैंकर को हिरासत में लिया है। अगर ज़ेलेंस्की की चली तो फ्रांस और बाकी पश्चिमी देश जिन्होंने रूस के इतने संदिग्ध जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं, वे जल्द ही इन आंकड़ों को और बढ़ाना शुरू कर देंगे। हम 1 मिनट में उस पर लौटेंगे। टारगोर की शैडो फ्लीट जहाज की जब्ती का महत्व तब समझ में आता है जब आप जानते हैं कि यह फ्लीट रूस के लिए क्यों जरूरी है। जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया है, पुतिन एक विशाल टैंकर नेटवर्क बना रहे हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य रूस को उन प्रतिबंधों से बचाना है जो यूक्रेन के सहयोगियों ने लागू किए हैं। ये सबसे अच्छे जहाज नहीं हैं। शैडो फ्लीट में शामिल होने वाले जहाज़ों के लिए मानदंड यही लगता है कि वे अभी भी चल सकते हैं और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता हों। सुरक्षा, बीमा और उन टैंकरों की संभावना जैसी मामूली चिंताएं जो कई मामलों में अपनी बिक्री की तारीख से सालों आगे निकल चुके हैं, ये सब द्वितीयक हैं। BBC के अनुसार शैडो फ्लीट टैंकरों की औसत उम्र 20 साल है। इनमें से अधिकतर की देखभाल भी ठीक से नहीं हुई क्योंकि इन्हें रूस को बेचने से पहले कई साल इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो रूस यही कह रहा है, जंग लगे जहाज जिन पर करोड़ों डॉलर का तेल ले जाने की जिम्मेदारी है, ये तैरते हुए पर्यावरणीय हादसे हैं जो बस होने का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन को बस इतना चाहिए कि जहाज तेल ले जाकर खरीदार देशों तक पहुंचा दे, गुणवत्ता से फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं 2 कारणों से रूस ने अरबों रुपए अपने गुप्त जहाज नेटवर्क पर खर्च किए हैं। सटीक आंकड़े जुटाना कठिन है, यही मुख्य बात है। रूस चाहता है कि दुनिया को इन जहाज़ों के बारे में जितना कम पता चले उतना अच्छा है। दिसंबर 2025 में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ या CSIS ने अनुमान लगाया कि शैडो फ्लीट में लगभग 435 टैंकर शामिल है और जब सहायक जहाज़ों को भी जोड़ा जाए तो यह संख्या बढ़कर 591 जहाज हो जाती है। CSIS के मुताबिक पुतिन के इस नौसैनिक नेटवर्क से रोजाना करीब 3.7 मिलियन बैरल तेल भेजा जाता है, जो रूस के समुद्री तेल व्यापार का 65% है और इससे सालाना लगभग 100 अरब डॉलर की कमाई होती है। यही आखिरी हिस्सा पुतिन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब तक शैडो फ्लीट चलेगी, संदिग्ध तेल से रूस को पैसा मिलता रहेगा जिस पर क्रेमलिन कर लगाकर अपनी युद्ध निधि बढ़ा सकता है। CSIS के आंकड़े जितने बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे शैडो फ्लीट के असली पैमाने की सिर्फ ऊपरी तस्वीर दिखाते हैं। नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट में मैरीटाइम न्यूज़ ने दावा किया कि रूस का बेड़ा वास्तव में 3240 जहाज़ों का है। अगर ये सच है तो शैडो फ्लीट CSIS के अनुमान से 6 गुना बड़ी है। कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यह बेड़ा हर महीने करीब 337 मिलियन बैरल तेल यानी रोज 11.2 मिलियन बैरल से ज्यादा परिवहन करता है। यह CSIS के अनुमान से काफी अधिक है, जिसका मतलब है कि रूस अपनी जहाजों के नेटवर्क से हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का तेल राजस्व कमा रहा है, न कि केवल 100 अरब डॉलर। असलियत के सबसे करीब कौन सा आंकड़ा है ये मायने नहीं रखता। यहां समझने वाली मुख्य बात यह है कि पुतिन को शैडो फ्लीट की जरूरत है। इसके बिना यूक्रेन पर हमले के लिए तेल से मिलने वाली फंडिंग रुक जाएगी, जिससे स्वयंसेवी सैनिकों को मिलने वाले भारी भरकम वेतन पैकेज खत्म हो जाएंगे और मोर्चे पर उपकरण और भी कम पड़ जाएंगे। फिर भी जब हम इतनी बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो फ्रांस द्वारा एक शैडो फ्लीट टैंकर को जब्त करना, चाहे वह टैंकर कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, बहुत छोटी बात लगती है। आप निश्चित रूप से इसे इस तरह देख सकते हैं, लेकिन असली कहानी इसके बाद की है। फ्रांस ने इस जब्ती और इससे पहले की जब्तियों के जरिए रूस को दिखा दिया है कि वो शैडो फ्लीट के साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है। अगर फ्रांस को कोई संदिग्ध टैंकर मिलता है तो वह उसे पकड़ने के लिए जो कर सकता है करेगा।
इसका असर यह है कि वे रास्ते जिन्हें रूस सुरक्षित मानता था, अब उन पर जहाज नहीं चलाए जा सकते। वे कप्तान जो पहले प्रतिबंधों के कमजोर लागू होने के कारण रिश्वत लेकर जोखिम उठाने को तैयार थे, अब 2 बार सोचेंगे जब उन्हें पता होगा कि उनके भविष्य में फ्रांसीसी जेल की यात्रा हो सकती है। ये सब शैडो फ्लीट को चलाए रखने की लागत बढ़ाने के बारे में है, चाहे वो रूस के जर्जर टैंकरों को लंबा और ज्यादा खतरनाक रास्ता तय करने के लिए मजबूर करना हो, या ये सुनिश्चित करना हो कि शुरुआत में ही कम नाविक जहाज़ों पर चढ़ने के लिए तैयार हों। जितना अधिक जोखिम पैदा किया जाता है, शैडो फ्लीट द्वारा उत्पन्न होने वाली आय में उतनी ही बड़ी कटौती होती है। फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यही संदेश यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टैगोर की जब्ती के बाद दिया। ज़ेलेंस्की ने 1 जून की शाम को यूक्रेन की जनता को संबोधित करते हुए इस गिरफ्तारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा, एक और रूसी टैंकर को पकड़ा गया है, धन्यवाद फ्रांस। यूरोप को अपने कानून आधुनिक कर ऐसे टैंकरों को रोकने और जब्त करने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। यूक्रेन इस मेहनत की सराहना करता है। ज़ेलेंस्की सही है, रूस के शैडो फ्लीट पर और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि पुतिन की प्रतिबंधों से बचने की क्षमता कमजोर हो सके। नया कानून मददगार है, रूस शिकायत करेगा, इसमें नया क्या है? रूस के पास भी ऐसे कानून बनाने का नैतिक आधार नहीं है जो उसे दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दे। मई में रूसी स्टेट ड्यूमा ने कानून पास किया जिससे पुतिन को विदेशी रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी देश पर हमला करने की अनुमति मिल गई। इस कानून से पुतिन को किसी भी देश के खिलाफ रूसी सेना भेजने की पूरी छूट मिल जाती है, भले ही वो देश सिर्फ किसी रूसी नागरिक को गिरफ्तार करे। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की का पश्चिमी देशों से यह मांग करना कि वे ऐसे कानून पास करें जिससे वे रूसी माल और टैंकरों को पूरी तरह जब्त कर सके, बिल्कुल समझ में आता है। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की का पश्चिमी देशों से ये मांग करना कि वे ऐसे कानून पास करें जिससे वे रूसी माल और टैंकरों को पूरी तरह जब्त कर सके, बिल्कुल समझ में आता है। ये एक बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये एक ऐसा कदम भी होगा जो पुतिन को ये स्पष्ट संदेश देगा कि अब वो अपनी पाबंदियों को चकमा देने वाले शैडो फ्लीट के साथ अपनी मनमानी नहीं चला सकते। यूक्रेन के लिए फ्रांस की ताज़ा जब्ती प्रतिबंध अभियान की चरम उपलब्धि नहीं, बल्कि आगे और बड़े कदम उठाने की दिशा में एक सीढ़ी होनी चाहिए। और अगर पश्चिमी देश और भी ज्यादा सख्त कदम उठाते हैं और गंभीर हो जाते हैं तो पुतिन सच में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यूक्रेन पहले से ही अपने हवाई हमलों के साथ रूस से अवैध तेल के प्रवाह को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। CNN के अनुसार जनवरी से मई तक यूक्रेन ने रूस की 15 तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया, जिससे रूस की 40% रिफाइनिंग क्षमता ठप हो गई। इन हमलों के अलावा रूसी तेल टर्मिनलों पर भी हमले हो रहे हैं ताकि शैडो फ्लीट जहाजों को तेल लोड और बाहर भेजने से रोका जा सके। शैडो फ्लीट को कुचलने की रणनीति के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद है। यूक्रेन रूसी तेल को उसके स्रोत पर निशाना बना रहा है और उसके हमलों से उन बंदरगाहों का उपयोग कम हो रहा है जिन पर वे जहाज अपना तेल लोड करने के लिए निर्भर करते हैं। फ्रांस ने अभी हमें दिखा दिया है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, समुद्र पर समुद्र में और कड़ा प्रवर्तन। जबकि यूक्रेन स्रोत पर हमला कर रहा है, पश्चिमी देशों को उन जहाजों से निपटना चाहिए जो रूस से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। पुतिन के कथित तौर पर अजेय और संदिग्ध जहाजों का नेटवर्क रोका जाएगा और रूस की तेल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, जिससे रूसी सेना पंगु हो जाएगी। फ्रांस ने बाकी पश्चिमी देशों के लिए एक खाका तैयार कर दिया है और उसने ये बिना एक भी गोली चलाए कर दिखाया है। यूक्रेन भी शैडो फ्लीट से निपट रहा है, लेकिन वह इसमें ज्यादा सीधा तरीका अपना रहा है। फ्रांस जब्त कर रहा है, जबकि यूक्रेन रूस के गुप्त टैंकरों पर हमला कर भूमध्य सागर तक पहुंच गया है। लीबिया में गुप्त ठिकाने और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गुप्त अभियान शैडो फ्लीट से निपटने के लिए यूक्रेन के नए तरीके हैं, जिन्हें आप हमारे वीडियो में जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन की पुतिन को हमेशा के लिए हटाने की कोशिशों में पश्चिमी देशों की मदद पर हमारी और कवरेज देख सकें। धन्यवाद।